हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GCCP पर। आज हम लोग देखेंगे गणित विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि सभी प्रकार के एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, जैसे कि DLED, एंट्रेंस, ANM, GNM, ITI, पॉलिटेक्निक, डिफेंस, कई विभागों में गणित के नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि गणित के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नंबर सिस्टम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग देखते हैं क्या नंबर सिस्टम क्या है। आज का थ्योरी है नंबर सिस्टम। देखिए शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। पर हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं कि संख्या कितना प्रकार के होते हैं। संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन संख्या दो प्रकार के होते हैं? एक होता है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। एक होता है वास्तविक संख्याएं। हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार को ज़्यादा हम लोग अध्ययन करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ज़्यादा वास्तविक संख्या का यूज है। जहाँ भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो अक्सर वास्तविक संख्या का ही प्रयोग करते हैं। काल्पनिक संख्या को बहुत कम ही यूज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नंबर दो प्रकार के हुआ, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है देखिए। क्या है? वास्तविक संख्या का दो प्रकार हैं। एक है परिमेय रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में रहे उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या है जो रूट के अंदर रहे, जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर परफेक्ट नहीं निकलता है। नंबर रूट से बाहर परफेक्ट नहीं निकलता, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट थ्री क्या परफेक्ट निकले? क्या रूट टू है, रूट3 है। रूट2 भी रूट से बाहर नहीं होगा परफेक्ट। रूट3 भी, जैसे रूट हम लोग 7 लिखे, रूट15 लिखे, रूट17 लिखे, रूट13 लिखे। कई प्रकार की संख्याएं हैं जो रूट के अंदर रहता है और रूट से बाहर परफेक्ट संख्या के पेयर के रूप में नहीं होता है अंदर में, तो वह रूट से बाहर नहीं निकल पाता है। वह सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? वो परिमेय संख्या कहलाएगी। आगे हम लोग देखते हैं फिर परिमेय संख्या के भी दो प्रकार हैं। परिमेय संख्या का दो प्रकार है। पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक और फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। हम लोग भिन्न को कैसे लिखते हैं? बटे के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ देखिए 2/3, 8/5, 1/2, 2/5, 7/9, ये सभी क्या है? बटे के रूप में। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। भिन्न के रूप में होता है, बटे के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है फ्रैक्शन। पूर्णांक, जो पूर्णांक हम लोग जानते हैं -1, 0, +1। यूँ कहे तो -∞ टू +∞ के बीच जितना ही सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्याएं को हम लोग नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। पूर्णांक संख्या को, जैसे संख्या रेखा है, यहाँ मानो 0 है। हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा के राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इसी प्रकार +∞ की ओर जाएगा। ये 0, -1, -2, -3, ये संख्या रेखा के बीच में 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। सारी संख्या नेगेटिव होता है। यहाँ -∞। हम क्या यही सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पूर्णांक बोलेंगे। इसमें देखो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव संख्याएं भी और 0 भी है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इन सारी संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। फ्रैक्शन क्या है? भिन्न क्या है? जो बटे के रूप में रहे। 1/2, 3/5, 7/9, ये सारी संख्याएं फ्रैक्शन है। आगे हम लोग देखते हैं क्या इंटीजर का भी प्रकार है। इंटीजर क्या है? 3 प्रकार का होता है।
एक पूर्णांक शून्य है, क्या है, ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, शून्य। ये ऋणात्मक संख्या हम लोग क्या देखें, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी पाया गया, धनात्मक संख्या भी पाया गया और जीरो भी पाया गया। ये सारी संख्याएं आपका क्या कहलाएगी, यही सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये धनात्मक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या के रूप में हो सकता है धनात्मक संख्या, या 1/2, 2/5, 7/9 ये सारी संख्याएं कहाँ मिलेगा, आप लोग संख्या रेखा पर ही मिलेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी आपका पूर्णांक ही कहलाता है। ये -1 लिखे, -3 लिखे, ये -√16, ये -√16 का मतलब हुआ क्या, √16 के अंदर क्या है, पॉजिटिव है √16, ये बाहर निकलेगा 4 होगा, पीछे माइनस लगा हो तो -4, ये संख्या क्या है, तो निगेटिव इंटीजर है। इधर जीरो, ये सारी संख्याएं क्या है, निगेटिव इंटीजर हैं, और ये सारी संख्या पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जीरो, इन सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, इंटीजर संख्या कहलाएगी। तो हम लोग क्या देखें, इंटीजर संख्या भी 3 प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और शून्य। अब हम लोग देखेंगे कि धनात्मक, यही पूर्णांक संख्या का रूप क्या है, एक धनात्मक। ये धनात्मक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण संख्याएं, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं कहलाती है जैसे गिनती की संख्या के प्राकृतिक संख्या कहलाती है। हम लोग किसी चीज़ को गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं गिनते हैं कि 0, 1, 2, 3, या ऐसे भी नहीं गिनते हैं कि -1, -2, -3, ऐसा भी गिनना गलत माना जाता है। तो हम लोग कहाँ शुरू करते हैं किसी भी संख्या को, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार हम लोग गिनते हैं। इन्हीं सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यह होता है दूसरा पूर्ण संख्याएं। ये सभी प्राकृतिक संख्या कैसा होता है, तो धनात्मक संख्याएं होती है। ये पूर्णांक संख्या भी क्या ऐसी संख्या होती है, तो ये धनात्मक संख्या होते हैं। इसीलिए यहाँ जो है पूर्णांक के प्रकार में धनात्मक संख्या है, पूर्णांक के प्रकार में जो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्याओं का ही रूप है कौन सा, ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, जो 1, 2, 3, 4, 5 या गिनती की संख्या, सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या है जिसमें 0 हम लोग शामिल कर देते हैं, वह सारी संख्या क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, तो यहाँ 1 से आगे क्या है, सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याएं के सदस्य में हम लोग 0 को शामिल कर दिए, तो यही संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, फिर क्या है संख्या का प्रकार। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या भी 2 प्रकार की होती है, उनका क्या है, कई रूप है। इन सारी संख्याओं के धनात्मक संख्या का हम लोग क्या देखें, एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। अब इन्हीं संख्याओं के कई रूप है। यहाँ देखिए संख्याएं क्या है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। पहले हम क्या देखें, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में क्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कह दिए। फिर इन्हीं प्राकृतिक संख्याएं के कई प्रकार हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं। हम लोग आगे देखेंगे सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, यही क्या है, सम में 2 से शुरू होता है सम संख्या, और 2 में 2 जोड़ते जाइए, वह सारी संख्याएं सम संख्या की संख्या, सम संख्याओं की संख्या देता है। ये क्या कहलाएगी, सम संख्या और ये विषम संख्या। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या को हम लोग अल्टरनेट लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, तो प्राकृतिक संख्याएं। 2 में 2 को जोड़ते जाएंगे, 2 से 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। हम लोग जानते हैं कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 2 है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। इसी प्रकार 2 2 जोड़ते जाएंगे, 2 में सभी प्राकृतिक संख्याएं का समूह देगा। फिर हम लोग क्या जानते हैं, विषम संख्याएं। हम लोग जानते हैं विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है। यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हैं। एक में हम लोग 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे 5 होगा, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं हम लोग जानते हैं कि पहली प्राकृतिक संख्याओं में पहला संख्या विषम संख्या है। अगर विषम संख्या में हम लोग 2 जोड़ते जाएंगे तो वह कैसी संख्याएं देगी, वो हमें विषम संख्याएं देगी। और पहली सम संख्याएं 2 है, तो पहली सम संख्याओं में अगर 2 में भी हम लोग 2 जोड़ते जाएंगे तो वह संख्याएं, सारी संख्याएं हमें
सम संख्याएँ देगी। यहाँ देखिए पहली सम संख्याएँ 2 है, इसमें 2 जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे तो 2 सारी सम संख्या का समूह देगा। यहाँ देखिए कि 1 क्या है, विषम संख्या है, पहली 1 संख्या है। 1 संख्याओं में अगर हम लोग जोड़ते जाएंगे, देखिए यहाँ विषम संख्या कहाँ शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। अगर पहली विषम संख्या है 1 है, 1 में 2 को जोड़ते जाएंगे, 2 जोड़े 3 हुआ, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। ये सारी संख्याएँ कैसी संख्याएँ के समूह देगी, तो ये विषम संख्याएँ के समूह देगी। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्याएँ क्या है। अभाज्य बोल सकते हैं या उनका दूसरा नाम क्या है, रूट संख्याएँ। अभाज्य संख्या या रूट संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं भाज्य संख्याएँ, भाज्य या यौगिक। कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर या हिंदी में बोलेंगे भाज्य या यौगिक। दूसरा क्या होता है, अभाज्य होता है, या इनको हिंदी में फिर दूसरा नाम क्या हिंदी में, रूट संख्याएँ या इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या रूट संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर, देखिए यहाँ 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है, या इंग्लिश में प्राइम नंबर कहलाती है, यानी रूट संख्या कहलाती है। आप रूट संख्याएं बोले, अभाज्य संख्याएं बोले, प्राइम नंबर बोले, तीनों एक ही बात है। कि क्या 2, 3, 5, 7, आगे 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट 23, इसी प्रकार डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे कैसे बोलेंगे इनको अभाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं, यहाँ हम लोग करेंगे वे सारी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाएगी, या होता है अभाज्य संख्या क्या, जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 और 2। 2 का फैक्टर क्या हुआ, 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 1 और 3। 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 5। मतलब 5 का फैक्टर हम लोग किए तो 1 और 5। इसमें क्या दिख रहा है, इन सारी संख्याओं का जो फैक्टर है, गुणनखंड है, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, स्वयं संख्या है। जैसे 2 का किए तो 1 है और 2 है, स्वयं संख्या, इससे आगे कोई संख्या नहीं है। 3 का किए तो 1 है, 3 है। 5 का करेंगे तो 1 है, 5 है। इसी प्रकार 7 का भी करेंगे तो 1 होगा, 7 होगा। इसी प्रकार 11 का भी करेंगे तो 1 होगा, 11 होगा। ऐसे 13 का भी करेंगे तो 1 होगा, 13 होगा। कहने का मतलब इन सारी संख्याओं में स्वयं से ही भाग लगेगा और उनके बाद 1 से भाग लगेगा। इनके अलावा किसी भी संख्याएं से भाग इसमें नहीं लग सकती है। तो उन सारी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलेंगे, जिन संख्याओं में केवल 1 से भाग लगे, 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो, यानी उनका 2 फैक्टर हो। 2 से अधिक फैक्टर नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वह सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और स्वयं संख्या होगा। कहने का मतलब मिनिमम भी 2 होना चाहिए फैक्टर और मैक्सिमम भी 2 होना चाहिए। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। उन सारी संख्याएं जिनका फैक्टर स्वयं हो या 1 हो और 1 हो, या तो नहीं होगा और होगा, और 1 हो। कम से कम मिनिमम भी 2 और मैक्सिमम भी 2 ही होना चाहिए। वह सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। अब आप सभी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब भाज्य संख्याएं क्या है। उन सारी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलेंगे, जिनका फैक्टर कम से कम 3 हो या 3 से अधिक हो। हम लोग क्या देखें, जिनका फैक्टर 2 होता है या 2 से नहीं तो अधिक होना चाहिए और नहीं कम होना चाहिए, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगी, वे सारी संख्याएं जिनका फैक्टर स्वयं हो और उनके अलावा 2 फैक्टर होना चाहिए। जैसे 4 है तो इनका क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। देखिए स्वयं भी है, इनके अलावा 2 फैक्टर है। तो क्या देखिए, ये 4 जो था तो कम से कम कितना फैक्टर हुआ, 3 फैक्टर हुआ। 6 को भी लेते हैं, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इनका फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इन सारी संख्याओं में जिनका भी फैक्टर करेंगे तो वह 3 से अधिक ही होगा। तो उन सारी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिनका फैक्टर 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो। अगर 3 से कम होगा तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं नहीं होगा।
वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? तब अभाज्य संख्या कहला जाएगी। अगर 3 से कम रहेगा तो वह अभाज्य संख्या होगा, अगर 3 या 3 से अधिक रहे फैक्टर तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन और उठता होगा कि 1 क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 क्या है, नहीं तो भाज्य है और नहीं तो अभाज्य है। 1 क्यों नहीं भाज्य है और क्यों नहीं अभाज्य है हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं क्या भाज्य होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। क्या 1 का 2 फैक्टर होगा? नहीं होगा, इसीलिए ये भाज्य भी नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि भाज्य होने के लिए भी 3 फैक्टर होना चाहिए या 3 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। क्या 1 का कभी 3 फैक्टर होगा? नहीं होगा, इसीलिए ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं हुआ। इसीलिए 1 नहीं तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग संख्याओं का कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनका एग्जाम्पल। क्या है? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती है। क्या लिखा है अपरिमेय संख्या की परिभाषा में? इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए √2। अब देखो √2 का जब हम लोग वो रूट से बाहर निकलेंगे तो इनका कोई परफेक्ट आंसर है? क्या निकला है? 1.4 1.2 1 3 5 6 2 डॉट डॉट अनंत बार अनंत संख्याएं निकलते गया है, परफेक्ट रूट से बाहर नहीं निकला है। इसीलिए ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं हुआ, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या कहला गया। पाई का मान देखिए 3.141592653, ये डॉट डॉट अनंत बार आते जाएगा, इसीलिए इनका कोई परफेक्ट मान नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये कौन सा संख्या कहलाया? अपरिमेय। यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाया। इसको मान लिया गया है कि पाई का मान 3.14 परफेक्ट, लेकिन ये परफेक्ट मान है नहीं, लगभग में मान है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो झप गया इनको। क्या? तो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मोसो 1 हो। जिनका मोसो 1 हो। मोसो कहने का मतलब जिनका HCF 1 निकले, वह सारी संख्याओं के पेयर क्या कहलाएगी? तो वह सारी संख्याएं ही सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब 2 और 3। अब देखिए हम लोग 2 और 3 का मोसो निकालते हैं। क्या निकलता है मोसो? 2 और 3 का 2 का खंडन करेंगे, क्या निकलेगा? 1 और 2। 3 का खंडन करेंगे 1 और 3। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? 1 गुना 1, क्या निकला? 1। ये इसको लीजिए 5 है, 5 का खंडन करेंगे क्या होगा? 1 और 5। यहाँ देखिए 8 का खंडन करेंगे क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ देखिए कॉमन क्या आया? कॉमन 1 और 1 आया। इनका मोसो कितना हो गया? तो 1 हो गया। तो वह सारी संख्याएं का पेयर सह अभाज्य संख्या कहलाता है जिनका मोसो यानी HCF 1 हो, केवल 1 हो। आप इसमें से देख सकते हैं 4 5 6, इनका भी आप लोग निकालिएगा। इनका HCF क्या होगा? 1 ही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इसमें कुछ एरर है, ये देखिए ये गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग 4 का करेंगे क्या हो जाएगा? 2 गुना 2। यहाँ 6 का करेंगे क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 1। यहाँ 1। यहाँ देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है, ये क्या गलत है? ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, हो सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं परफेक्ट नंबर। क्या है परफेक्ट नंबर? संपूर्ण संख्या वैसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। परफेक्ट नंबर क्या कहलाता है? वह संपूर्ण या वह संख्याएं जिनके सभी फैक्टरों का योग
किसी संख्या का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, उन फैक्टर का जो योगफल होगा, उनका योगफल उन संख्याओं के 2 गुना होगा। कहने का मतलब हुआ वह संख्या परफेक्ट संख्या कहलाएगा जिन जैसे 6 है, तो 6 का अगर हम लोग फैक्टर करते तो क्या निकलेगा, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4, 6 निकला। अब देखिए इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़िए। अब जोड़ने पर कितना निकला, 6 3 9, 9 2 11 1 12। क्या है, जिन संख्या को हम लोग निकाल रहे हैं फैक्टर, उनका क्या है, 2 गुना है, 6 दूनी 12। तो ये संख्याएं आपकी क्या कहलाएगी, तो परफेक्ट नंबर कहलाएगी, जिनका जो संख्याओं का फैक्टर उन संख्याओं से 2 गुना हो। 28 का देखिए, 28 का जो फैक्टर निकला है 1 3 1 2 4 7 14 28। अब इन सभी को जोड़िए, इसको आपस में जोड़िएगा, इनको भी जोड़ो, इनको और इनको, तो कितना है 14 7 कितना हो जाएगा 21, 21 4 25, 25 3 25 2 27 1 28। ये 28 हुआ और ये प्लस में इसको भी जोड़िए 28, 28 दूनी 54, जो कि इन संख्याओं का 2 गुना है 54। तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएगी, परफेक्ट नंबर। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इन सारी एग्जामों में देखिए यहाँ ये सभी बिंदुओं को थोड़ा ध्यान से, क्या संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नंबर। क्या है, संख्या एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। हम शुरू में ही बताए हैं, एक तो नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य है, क्योंकि इनका 2 फैक्टर है ही नहीं। 2 फैक्टर होगा तो ही अभाज्य संख्या होगा, और 3 या 3 से अधिक फैक्टर होगा तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एक का केवल एक फैक्टर, इसीलिए ये नहीं तो ये तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। आगे देखते हैं, ऐसी संख्या जो भाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2। हम लोग जानते हैं क्या, 2 का 2 फैक्टर है। 2 का कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 1 और 2। हम लोग जानते हैं जिन संख्याओं का 2 फैक्टर हो वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 2 कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या कैसी संख्या है 2, तो ये सम संख्या है, विषम तो है नहीं। 2 क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ लिखा गया ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2। तो अब सवाल ऐसे भी पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हुआ, 2। या अगर ये पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वह 3 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्याएं 3, सबसे छोटी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं तो 2। चलिए आगे एक बिंदु देखिए, हम लोग बात करते हैं, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है, अभाज्य का जोड़ा कहलाती है। देखिए यहाँ 5 और 6, 5 और 7 के बीच कौन सी संख्याएं हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 6। यहाँ देखिए 3 और 5 के बीच कौन सी संख्या है, 4। यहाँ देखिए 11 और 13 के बीच कौन सी है, 12। 17 और 19 के बीच कौन सी संख्या, 18। तो क्या कहलाएगा, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्याएं होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। वही अभाज्य जोड़ा, क्या 5 और 7 एक अभाज्य जोड़ा है, 3 और 5 अभाज्य जोड़ा है, 11 और 13 एक अभाज्य जोड़ा है, 17 और 19 एक अभाज्य जोड़ा है, वह इत्यादि डॉट डॉट इसी प्रकार से कई संख्याएं आगे भी है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है, प्राकृतिक यानी अभाज्य, भाज्य, सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। अभी हम जब भी प्रकार पढ़े, अभी क्या धनात्मक का तो यही प्रकार पढ़े, जैसे कि सम को देखे, विषम को देखे, अभाज्य को देखे भाज्य को देखे। वह कहाँ से आया था, पूर्णांक के धनात्मक संख्याओं का ही प्रकार था, उसी से सब संख्याएं निकला हुआ था। देखते हैं अगला बिंदु क्या है, दो के अतिरिक्त सभी रूट संख्याएं विषम संख्याएं होती है। कहने का मतलब हुआ कि केवल 2 ही ऐसा संख्या है सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही ऐसी संख्या है विषम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है। बाद में कि जितना अभाज्य संख्या वह कैसी संख्या है, तो विषम संख्याएं ही है। यहाँ लिखा दिया है कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य रूट संख्याएं विषम संख्या है। तो 2 कैसी है, सम संख्या, और सम संख्या होने के बावजूद कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 2 के अलावा सभी सारी संख्याएं विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि हम ऊपर में उसके समूह में भी देखें। फिर यहाँ
फिर यहाँ देखते हैं जीरो ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। क्या है? जीरो नहीं तो ऋणात्मक है और नहीं तो धनात्मक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अभी ऊपर में देखें हम लोग पाई का परफेक्ट मान नहीं है, इसीलिए पाई कैसी संख्याएं हैं? तो अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसी प्रकार। दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है। कहने का मतलब परिमेय संख्या क्या है? 1/2 और यह है 1/8। इनके बीच अनंत परिमेय संख्या है। कितना? अनंत परिमेय संख्या। जैसे 1/3, 1/4 डॉट डॉट, इसी बार 3/5, 6/7 डॉट। सारी संख्या क्या है? अनंत संख्याएं आपकी दो परिमेय संख्याओं के बीच है। फिर क्या है? अनंत अपरिमेय संख्याएं भी है। जब इनको देखेंगे तो इनके बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं भी है। जहाँ देखिए यहाँ क्या है? 3/4 क्या 0.75, ये किसी है? सीमित संख्या है। ये 11/3 ये कैसी संख्या है? वो असीमित संख्या। इनमें परफेक्ट भाग नहीं लगता, पुनः या पूर्णतः नहीं कटता है, या पूर्णतः कट गया। हम लोग यहाँ 3 है, 3 में भाग देंगे 4 से, तो नहीं लगा तो 0 दशमलव बैठाए 30, यहाँ भाग देंगे 7 में 7 चौके 28, यहाँ कितना में 2 निकला, यहाँ कट गया, यहाँ बचा नहीं लगा 0, 4 5 20, 5 मतलब ये कट गया। तो हम लोग क्या देखें? ये परफेक्ट नंबर है, कट गया 4, 3/4। ये कैसी संख्या है? तो सीमित संख्या। यहाँ लिखा गया है परिमेय संख्या का दशमलव रूप, और दशमलव रूप या तो सीमित होता है या असीमित होता है। जैसा कि देखिए 3/4 कैसा हुआ? सीमित हुआ, और 11/3 भी परिमेय संख्या ही है, इनका रूप कैसा हुआ? वो सीमित हुआ, ये पूर्णतः नहीं कटा। आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। √3, √4 डॉट डॉट, इसका जब हम लोग निकालेंगे दशमलव रूप, इसका अनंत निकलेगा। आगे देखते हैं क्या? अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या है? विभाज्यता के नियम। अब 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, इन सारी विभाज्यता के नियम को हम लोग देखेंगे। ध्यान से ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए क्या है? 2 से विभाज्यता होने के नियम। एक दी गई संख्या 2 से विभक्त तभी होगा जबकि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई हो। यहाँ देखिए क्या दिया गया है? 832। इकाई अंक में क्या है? 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है। देखिए इसी सारी संख्याओं से आती है इकाई अंक पे, तो ये ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? तो सम संख्या कहलाएगी, अति 2 से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य का संख्या कहलाएगी। यूँ कहे तो हम लोग सिंपल भाषा में से भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी समझ में रखेंगे कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर कोई सम संख्या हो, सम प्राकृतिक संख्या हो, तो वह कैसी संख्याएँ होगी? वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए 0, 2, 4, 6 और 8, ये भी सारी संख्याएं सम संख्या हैं। तो इकाई अंक पर जब इन सभी संख्याओं में से कोई भी संख्या रहे तो हम लोग समझ जाएंगे तो वह पूर्णतः 2 से विभाज्य होगा। चलिए आगे देखते हैं 3 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम। 3 से पूर्णतः कौन सी संख्या होगा? 3 से विभक्त होने का नियम। एक दी गई संख्या 3 से केवल तभी होगी पूर्णतः विभाजित जबकि इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए एक संख्या दे दिया है, कितना? 9 दे दिया है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 3 है, 1 है। बोल रहा है कि इतना अंक जो है क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग देखेंगे इन सभी संख्याओं के योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तो वह इस टोटल संख्या किससे विभाज्य होगा? 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए क्या संख्या है? तो 9 है, आपस में 9 को जोड़ेंगे, फिर 8 है, 8 को जोड़ेंगे, फिर क्या है? 7 है, फिर 7 को जोड़ेंगे, फिर देखिए इसी प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक जोड़ेंगे? 1 को। यहाँ के टोटल का योग कितना होगा? 39। अब यह देखेंगे 39 जो है ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इन सारी संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 39 ही होगा। यहाँ देखिए जोड़ के दिखाया दिया है 39। यहाँ देखेंगे 39 का 3 से विभाज्य है, तो हम लोग 39 में 3 से भाग देंगे। देख लेते हैं, 3 से भाग दिए, एक मरतबे में 3 कट गया, फिर 9 निकला, फिर 3 मरतबे में 9, फिर क्या यह भी पूर्णतः कट गया, तो 13 मरतबे में 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये सारी संख्या कैसी संख्या होगी? यह पूर्णतः 3 से विभाज्य होगा।
अगर थोड़ा और इससे बड़ा रहे, जोड़ने में डिफ़िकल्ट हो, समस्या हो, तो फिर भी उनका एक उपाय है। देखिए अगर थोड़ा बड़ा संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर समझदारी को बढ़ाइएगा तो कि ये इतनी संख्या है ना, इनको इंडिविजुअल करके हम तो लोग 3 से विभाजित कर लेंगे। जैसे 3 9 है, ये तो 9 3 से विभाजित, इनको पहले काट देंगे। 8 है, 8 में 3 से भाग देंगे, कितना होगा 3 दूना 6, यहाँ बचा क्या 2। अब 2 और 7, इस 2 को बचा और 2 में 7 जोड़ेंगे, 9 है, इसे डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ देखिए 6 बचा, 6 में 3 से भाग देंगे, 2 मरतब डिवाइड हो गया। यहाँ 5 बचा, 5 में 2 से भाग देंगे, तो 5 में 2 से 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 बचेगा। इन 2 को इस 1 में जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो गया 3, 3 से डिवाइड हो गया। यहाँ देखिए बीच में 3 है, ये 3 से ऑलरेडी डिवाइड है। हमने क्या देखा, सभी संख्याओं को डिवाइड करने के बाद ये सारी संख्या इंडिविजुअल भी डिवाइड है, तो इसीलिए ये 3 से पूर्णतः डिवाइड है। यहाँ देखिए ये संख्या का आपस में जोड़ा कितना है, 40 है। तो ये 40 क्या है, 3 से विभाज्य है। 40 3 से विभाज्य नहीं, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, ये पूर्णतः 3 से विभाज्य नहीं है। हम लोग यहाँ देख के भी बता सकते हैं योगफल 40 है, जो कि 40 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो ऐसी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं 9 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम क्या है। 9 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम, 9 से विभक्त होने का नियम क्या है। एक दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जबकि इसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 9 से कैसे विभाज्य होगा। देखिए ये संख्या दे दिया है हमें 6 7 8 5 9 1। अब बोल रहा है कि ये सारी संख्याएं, ये जो संख्या दिया गया है ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। हम पहले इनका योगफल जोड़ेंगे। देखिए इनका योगफल जोड़ने पर कितना आया है, 36 आया है। जब आप लोग भी जोड़ोगे खुद से 36 आएगा। 36 क्या 9 से विभाज्य है, 9 चौके 36, ये 36 क्या है 9 से विभाज्य है। हम लोग बता देंगे तो ये सारी संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए इतना संख्या है जिनका योगफल 43 आया है। 43 क्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, नहीं है। 9 चौके 36, 9 पचे 45, ये पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसीलिए क्या ये दी गई संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्यता का नियम देख लिए। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। 5 से विभाजित होने का नियम, एक दी गई संख्या 5 से विभक्त तभी होगी जबकि इसका अंक 0 तथा 5 हो। अब बोल रहा है कि वे सारी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी जिनके संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो। देखिए एक संख्या है क्या है, इतना है, इनका इकाई अंक क्या है 0 है। यहाँ देखिए ये इकाई अंक क्या है 5 है। ये दोनों संख्या क्या है 5 से विभाज्य है। यहाँ देखिए ये प्रत्येक संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य है। चाहो तो आप लोग भागा मार के भी देख सकते हो, जैसे 845 है, देख लेते हैं ये 5 से विभाज्य है या नहीं। एक मरतब कितना लगा है 5, 3 निकला 34, 5 6 के 30, 4 निकला, ये उतरा फिर ऊपर से 5, 9 5 9 45, 9 मरतब में 45। देखिए मुझे पूर्णतः कटा, ये 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम लोग भाग मार के या इनके ट्रिक से कि इकाई अंक पर 0 या 5 रहते वो पूर्णतः संख्या, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए 4 से विभक्त होने का नियम क्या है। तो दिया गया है कि एक दिए गए संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जबकि इसके दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या कह दिया है कि दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्याएं पूर्णतः 4 से विभाज्य है। अब देखिए इतना बड़ा संख्या है, हम लोग ये देखेंगे इनका इकाई और दहाई अंक से जो बना संख्या क्या है 4 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है 0 है और दहाई अंक क्या है 2 है। तो 2 और 0 से मिलकर जो बना है इकाई और दहाई कितना बना है 20। तो 20 जो है, ये 20 संख्या जो है इनका इकाई और दहाई से जो मिलकर बना है, तो ये क्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब यहाँ देखिए क्या है दूसरा एग्जाम्पल देखिए 42 है इकाई और दहाई में। 42 4 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 10 मरतब क्या होगा 40, कितना निकला 2, एसएसपल कितना बच गया 2। ये क्या पूर्णतः विभाज्य है, नहीं है। एसएसपल 2 बच रहा है। ये क्या है, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब 8 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम देखिए। 8 से पूर्णतः, कोई दी गई संख्याएं 8 से विभक्त तभी होगी जबकि इसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभक्त हो। अब इतना बड़ा संख्या दे दिया है। अब बोल रहा है कि बताइए क्या ये संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इनके इकाई, दहाई और सैकड़े, मतलब अंतिम से 3 अंक का जो हम लोग देखें जो बना संख्या कितना है तो 464।
देखेंगे 464 में क्या 8 से पूर्णतः भाग लग रहा है, तो देख लेते हैं भाग मार के। कितना मरतब लगे, 8 पंचे 40, 5 मरतब 8 पंचे 40, 0 6 यहाँ कट गया, ऊपर निकला 4, 8 8 64। देखिए पूर्णतः कट गया। इनका इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बने संख्याएं क्या 4 से 8 से पूर्णतः कट गया, तो ऐसी संख्या का क्या कहलाएगी, ये संख्या पूरा जो है पूरा पूरी 8 से विभाज्य है। फिर ये संख्या देखिए, ये 846 जब आप लोग लीजिएगा 8 से भागा दीजिए तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा, शेषफल कुछ बच जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या होगा 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर 11 से विभक्त होने के नियम। बोल रहा है कि कोई दी गई संख्याएं 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इसके अंक से बाईं और इसके इकाई अंक से बाईं चलने पर सम स्थानों के अंक के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग के अंतर 0 हो तो वह संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यहाँ देखिए क्या है, ये संख्या दे दिया है। अब क्या बोल रहा है कि संख्याओं में सम स्थानों का अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग अगर अंतर 0 आ गया तो समझ लेंगे क्या होगा, ये 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या है एग्जाम्पल में। यह है 1 3 6 1 0 5 2 में बोल रहा है क्या ये पूर्णतः संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ क्या दिया है कि सम स्थानों के अंकों का योग को पहले जोड़ेंगे, फिर विषम स्थानों के अंकों के योग को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितना संख्या है 2 2 4 2 6 1 7, 7 संख्या है। हम लोग क्या करेंगे सम स्थानों के अंकों ऊपर से जोड़ेंगे पहले, किधर से तो बाईं से। यहाँ दिया गया है ऊपर में, यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि हम लोग किधर से जोड़ेंगे तो वो बाएं से जोड़ेंगे। 11 से इकाई अंक से बाईं और चलते पर सम संख्याओं के अंकों का योग तथा विषम संख्याओं के अंकों का योग। बोल रहा है कि इकाई अंक इसका क्या हो गया 2 हो गया। इनके अल्टर पीछे चलेंगे, इन संख्याओं के पीछे क्या होगा 5 0 1 6 3 1, तो बाईं इधर हो गया, बाईं इधर हुआ, बाईं चलेंगे और हम लोग सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्याओं का स्थानों का योग, इन संख्याओं का सम स्थानों का योग क्या हो गया, पहला संख्या कहाँ है 1 पे है, दूसरा 2 पर है, तीसरा 3 पर है, चौथा 4 पे है। इसी प्रकार यहाँ देखिए पहला तो हो गया विषम, दूसरा हो गया सम, तो 5 हो गया सम 1, फिर इधर क्या होगा 0 को छोड़ देंगे फिर 3 हो गया, फिर 6 को छोड़ेंगे फिर 3 हो गया। ये सारी संख्या क्या हो गया सम संख्या का स्थान पे है, क्या किया 5 1 3। यहाँ देखिए इधर से आप लोग जब लीजिएगा तो सम स्थानों पे 3 संख्या आता है, कौन कौन तो 5 1 3। इनको आपस में जोड़ लिए, इनका योगफल माइनस, अब विषम संख्या का योगफल, विषम में क्या है 2 है तो 2 को लिए, फिर क्या है ये 0 है, ये 0 को लिए, फिर यहाँ देखिए 6 को लिए, फिर यहाँ देखिए 1 को लिए, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। क्या होगा जब इनको सम संख्याओं का स्थानों पर के अंकों को आपस में जोड़ें और फिर विषम संख्याओं का स्थानों के अंकों पर के आपस में जोड़ें। यहाँ देखिए 5 3 8 1 9 हुआ माइनस, यहाँ देखिए 6 2 8 1 9, इन दोनों का अंतर क्या हुआ 0। जब इन दोनों के सम स्थानों के अंकों का योगफल 0 और विषम स्थानों के योगफल स्थानों के दोनों का अंतर आपस में अगर 0 होता है तो ये सारी संख्याएं कैसी संख्या कहलाएगी, वो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। आगे देखते हैं, ये संख्याएं हैं, ये बोल रहा है क्या कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग को इसमें जोड़िए। दूसरा एग्जांपल है, जब इनके यहाँ लिए सम स्थानों, क्या हुआ सम स्थान 9 है 4 है फिर 8 है फिर 1 है। देखिए 9 4 8 1 ये सम स्थानों के संख्या है, फिर विषम स्थानों के संख्या लिए, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हुआ 9 8 17 17 5 23 माइनस, यहाँ देखिए 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, ये यहाँ 10, यहाँ लगता है थोड़ा एक एक्स्ट्रा काउंट कर दिए है, 8 4 12 12 और 9 1 10, यहाँ 22 होगा।
तो 22 - 12 = 10। क्या ये इसका अंतर 0 आया है? नहीं आया है। तो इनका क्या होगा? ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य नहीं होगा। आई होप किसी को समझने में हमको ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि नहीं समझा होगा। अगर अभी भी किसी को समस्या है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट करें। हम फिर उनको आपको एरर जहाँ होगा जिस पॉइंट पर, जिन पेज नंबर पे 4 पेज है, देख लीजिए यहाँ 4 पेज है। ये 4 पेज में अगर कहीं भी अगर किसी को दिक्कत है फिर हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। हम कमेंट में इसमें इम्प्रूव करके और बेहतर तरीक़ा से हम लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब कुछ क्या है नोट में देख लिए। 7, 13, 11 इत्यादि इस तरह के संख्या का विभाज्यता का नियम जानने के बावजूद भी एग्जाम में यूज नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे भाग देकर ही देख लिया करें। समझा इन बातों को? स्पष्ट दे दिया है। इसका एग्जाम में भी यूज नहीं होता अक्सर। 7, 13 और 17 का न ही के बराबर ही यूज हुआ है। जितना संख्या हम लोग देखे उन्हीं का ज़्यादा अक्सर यूज होता है जो ट्रिक और टेक्निक से देखे हैं। या फिर किसी भी भाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम पता करने के लिए उसे सर्वप्रथम अभाज्य संख्या में विभक्त कर लिया जाए और प्रत्येक में पूर्णतः विभाजित करके देखा जा सकता है। जैसे 24 है तो इनको क्या किए हैं? अभाज्य संख्या, मतलब इनको जोड़ा के रूप में 8 और 3 को देखिए 8 तिया 24, जो कि क्या है? पूर्णतः विभाजित 8 और 3 से। बोला 8 और 3 से पूर्णतः विभाजित है क्या? जो 24 है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा आज का नंबर सिस्टम। चलिए आज का क्लास यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने बोलें। और हम खुद आपके शेयर और सब्सक्राइब से और लाइक से मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप लोगों के सामने ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं।